हेलो फ्रेंड्स, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज फिर से 50 प्रश्नों का सब जीएस का सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट है जीएस का और सभी परीक्षाओं के लिए यह परीक्षार्थियों के लिए यह फायदेमंद है। चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, कि जितनी भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, उसके लिए ये रामबाण का काम करता है। खास करके एमसीक्यू फॉर्मेट वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप रीजनिंग और मैथ में मेहनत करें, बाकी का काम हम यहाँ पे कर देंगे। कल वीडियो नहीं आ पाया, खेद है हमें, लेकिन रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट फिर आपसे, एक शेयर ज़रूर करें। जो भी देखने वाले हैं शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से हौसला बढ़ता है दोस्त। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए, और हाँ, बेल आइकॉन जो होता है, बेल आइकॉन उसे ज़रूर पेश कर दें, ताकि जो भी मैसेज हो, जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का, वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न विज्ञान से है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या है? 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज? ये है ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो दिष्ट धारा जो होता है, इसका जो आवृत्ति होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी कहने का मतलब है पृथ्वी का ऊपरी परत, ठीक है। प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे देखना है पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, जिसे हम लोग पपड़ी कहते हैं, प्रमुख अंश मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा कहता है न्यूमुर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? ऑप्शंस देखें, ये पड़ोसी देश है, पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो ये भारत और किस देश से है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। ये न्यूमुर द्वीप खास करके बंगाल की खाड़ी में है और बांग्लादेश और भारत के बीच इस पर विवाद है, ये द्वीप पर खास करके, ठीक है। क्वेश्चंस आगे देखेंगे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? देखिए, संभवतः यह काला दिखेगा, लेकिन अगर आप रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक दृष्टि से देखें तो नारंगी, बैंगनी, भूरी, ब्राउन, काली, 4 ऑप्शन हैं। तो संभवतः यह भूरी ब्राउन डार्क दिखेगा थोड़ा सा। तो ये गहरी, अगर ये ऑप्शंस नहीं रहे, काली रहे, तो ये दे देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चंस अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। और सेट जरूर लगाएं, जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम ऑफ प्रैक्टिस का आ गया है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम 1 से 2 सेट रोजाना लगाएं। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़े हैं वो आपके तरोताज़ा रहेंगे। हर क्वेश्चन आप हर तरीका से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन से हर तरीका से पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। अब बहुत जल्द ही एसएससी का एग्जाम्स होने हैं और आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का जो फॉर्म अप्लाई हुआ है बहुत लाखों में है। ये लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ है। सोच सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है इसमें। और 12-13 हज़ार इसमें क्या है, वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है इसमें टफ बहुत है, बहुत हार्ड वर्क करना होगा आपको। खास करके जहाँ से नंबर्स बढ़ते हैं, जहाँ से आप ले सकते हैं नंबर्स, उस एरिया को ज़्यादा मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हालांकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लो से मीडियम ही होंगे, लो से मीडियम ही होंगे। तो ध्यान ज़्यादा यही देना है कि क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होंगे। ध्यान देना है क्वेश्चंस बेसिक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लो से मीडियम तक जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस 5 से 10% को अगर हम लोग रख लें तो 5 से 10% हार्डनेस की श्रेणी में आएंगे। वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नए मिलेंगे, तो वो भी हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से अगर क्वेश्चंस पूछा जाए, खास करके जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, तो ये आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, एक सीट लेने के लिए।
मेहनत करें। चलिए आगे चलते हैं। आज का सेट का 5वां क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया ऑपरेशन को बोला जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? रेटिना को हटा देता है, या फिर लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को हटा देता है, लेंस हटा देता है, या लेंस का अनुपट हटा देता है? तो देखिए, जब मोतियाबिंद होता है उसमें ऐसा क्या चीज होता है, तो लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां हो जाती है, वहां पे मांसपेशियां बढ़ जाती है, तो उसको क्या करता है, शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से ये मांसपेशियों को क्या करता है, हटा देता है, काट करके क्या कर देता है, हटा देता है। तो मोतियाबिंद में यही चीज होता है। आगे देखेंगे, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चंस को समझ लिया करें, पढ़ लिया करें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकता है पहली बार मिला हो। तो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, या फिर पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, ओजनेसिस कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब होगा ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, जो कि बिना निषेचित का अंडा होता है। ठीक है, बिना निषेचन किए हुए अंडा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, ध्यान से देखें, पहला है ये बिहार का क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहां खोला गया है? पटना, किशनगंज, गया है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप देखें तो पटना हो जाएगा। पटना में यह खोला गया है। ठीक है, पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है जो कि पटना में खोला गया है। आगे देखेंगे, कहता है बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम, आईटी मॉडल रूम है वो भी बिहार का पहला है, कहां बनाया गया है? ध्यान से देखें, कटिहार है, पटना है, गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से आप देखेंगे ये जो आईटी मॉडल रूम है और बिहार का पहला है, ये गया में खोला गया है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल देखेंगे, जल जीवन सर्वेक्षण 2023, ये सब करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस चीज में? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। समस्तीपुर, बांका, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर का पहला स्थान प्राप्त हुआ है किस चीज में? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। देश का सबसे लंबा रबर डैम, देख लीजिए, देश का सबसे लंबा है कौन चीज? तो रबर डैम है, जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है। की लंबाई कितनी है? फल्गु नदी पर देश में पहला सबसे लंबा रबर डैम बनाया गया है। 411 मीटर का है, 421 मीटर का है, 451 मीटर का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो रबर डैम बनाया गया है ये 411 मीटर का रबर डैम है, जो कि पूरे देश में यानी कि भारत में सबसे बड़ा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 11 क्या कहता है, विश्व के किस देश ने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है को अपनाया है? देश, राज्य नहीं यहाँ पे, श्रीलंका, जाम्बिया, ताइवान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन ऐसा देश है जो कि बिहार का बहुउद्देशीय योजना जो है, खास करके ये मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके कारण आप जानते हैं कि यहाँ की महिला साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ा है। ये नीतीश कुमार की एक बहुत अच्छी पहल है जो कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना के रूप में आया था, और ये शुरुआती दिनों में ये लाया गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना के कारण बालिका जो है, खास करके महिला वर्ग जो है, बहुत ज़्यादा उन्नति की है, खास करके शिक्षा में। तो ये बहुत फायदेमंद हुआ है, बहुत सक्सेस योजना है, और इसको लागू किया है कौन सा देश ये बताना है। तो ये जाम्बिया एक देश है जो कि इस योजना को लागू किया है, अपनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब। ध्यान से फिर यहाँ देखें, ये भी भारत का पहला है फॉरेस्ट हेल्थ लैब। ठीक है, इस चीज को जरूर याद ध्यान में रखना है। किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सुपौल, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बात और भी हमेशा ध्यान में रखें कि जीके को थोड़ा सा, जीके और खास करके करंट अफेयर्स को थोड़ा बिहार से जोड़कर भी पढ़ें। ठीक है, बिहार से जोड़कर पढ़ने से क्या होता है कि बिहार के जो भी परीक्षा होते हैं लगभग 50-60 से 70% तक ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं करंट के होते हैं। ठीक है, करंट के हैं, लेकिन वो बिहार के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस पे क्या करने हैं, ध्यान ज्यादा देना है। तो जैसे फॉरेस्ट हेल्थ लैब है, ये भारत का पहला है, किस जिले में खोला गया है या उद्घाटन किया गया है, तो ये बताना है। तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला में ये फॉरेस्ट हेल्थ लैब खोला जाएगा, जिसका उद्घाटन किया गया, ये भारत का पहला है। चलिए, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? एक वे है, एक्सप्रेस वे है, 4 लेन है,
और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस इसे कहा गया है, 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस, जो कि बिहार का पहला है। ध्यान से देखना है, बिहार का पहला है, देश का पहला नहीं है, ये बिहार का पहला है। 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। कहां से कहां तक बन रहा है ये बताना है। औरंगाबाद, पटना, दरभंगा ऑप्शंस में है, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर या फिर गया, जहानाबाद, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पे देखना है। तो ये जो पहला बिहार का 4 लेन ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये कहां है? औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स हैं और बिहार के संदर्भ में हैं। ठीक है, चलिए, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का ये पहला ट्रैफिक पार्क है, ये भी करंट से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क है, किस जिले में खोला जा रहा है ये बताना है। गया है, पटना है, किशनगंज है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ट्रैफिक पार्क जो है बिहार का, ये पटना में खोला जा रहा है। ठीक है, पटना में खोला जा रहा है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क है ये। चलिए देखिए, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे पूछा जा रहा है ई भंडारण प्रणाली। देखिए, ये क्वेश्चंस 2-3 परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ई भंडार प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ध्यान से देखें, भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी बिहार के संदर्भ में है, तो बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस पूछ ले और उसका ऑप्शंस बिहार दे दे, तो आप समझिएगा कि ये बिहार से के संदर्भ में ही पूछा है तो बिहार ही लगा देते हैं, सही चल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसे पढ़ना पड़ेगा और इस तरह से ध्यान देने होंगे। तो भारत का पहला राज्य बना है ई भंडारण प्रणाली में, तो ये कौन सा है? बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। देखिए, 7 जो आप देखते होंगे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, 7 निश्चय आप देखे होंगे, तो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, इसे जरूर ध्यान आप रखेंगे। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, तो वो उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसी में से है एक जल जीवन हरियाली। तो जल जीवन हरियाली भी सक्सेस ये मिशन है बिहार के लिए। ठीक है, तो ये जरूर आप देखें। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को, प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल जीवन हरियाली दिवस जो मनाया जाता है, हर महीना मनाया जाता है और मंगल को मनाया जाता है, पहले मंगल को मनाया जाता है। तो जल जीवन हरियाली बिहार के संदर्भ में है, इसे ध्यान रखने हैं। जल जीवन हरियाली बिहार में मनाया जाता है। चलिए, ध्वनि तरंगे हैं। अब यहां से क्वेश्चंस करंट के खत्म होते हैं और हो सकता है बीच में आए, लेकिन यहां पे देखें, ध्वनि तरंगे हैं, लंबवत है, त्रियक, आंशिक लंबवत, आंशिक त्रियक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी त्रियक। तो ध्वनि तरंगे लंबवत और अनुदैर्घ्य होते हैं, क्या होते हैं? ये लंबवत हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन आगे देखेंगे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किस आंदोलन का हिस्सा था? जो कि देश लेवल का था। तो ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन है जो कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था, एक हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था बेगूसराय में चौकीदारी कर। तो ये भी देखिए, बिहार से संदर्भ में क्वेश्चन आए हैं और कहां से संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि देश लेवल पर था। असहयोग आंदोलन भी आपको याद रखें, 1920-21 में ये हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको याद रखने हैं, 1942 ईस्वी में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात कर लें तो 1919 ईस्वी में ये हुआ था। एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 19 नंबर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, कैनोजोइक में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था ये सीनोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, सीनोजोइक युग में हुआ था और इसे ही पैलियोजोइक युग बोला जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, सीनोजोइक युग, शिवालिक श्रेणी का निर्माण। कावेरी जल विवाद है किन 2 राज्यों के मध्य? कावेरी नदी है, कावेरी जल विवाद है, यहाँ पे पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का, कर्नाटक तमिलनाडु का, या फिर तमिलनाडु पन्डिचेरी का। तो ये जो कावेरी जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जल विवाद है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है।
निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? एक आयकर है, भूमि राजस्व है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है। तो ये केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, ये ध्यान देने हैं। तो आयकर है, भूमि राजस्व नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। भूमि राजस्व ये राज्य सरकार का कर है, लेकिन केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। कर को भी ध्यान से रखना है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन सा कर राज्य सरकार का है, कौन सा कर केंद्र सरकार का है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? वसुमित्र है, कालिदास है, नागार्जुन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए वसुमित्र और नागार्जुन, ठीक है, वसुमित्र और नागार्जुन जो है ये कनिष्क के समकालीन थे, लेकिन कालिदास जो है ये नहीं थे, कालिदास समकालीन नहीं थे। कारण है कि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और उस समय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। 23 बिहार के दानापुर जो कि पटना में है कि सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 1857 की क्रांति की बात हो रही है यहाँ पे। तो बिहार के दानापुर में भी जो सैन्य टुकड़ी थी वो भी विद्रोह किया था। तो कब विद्रोह किया था ये बताना है। 25 जुलाई 1857, 20 मई 1857, 12 अगस्त 1857, 30 जुलाई 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंट यानी कि पटना में है ये दानापुर, और यहाँ पे जो सैन्य टुकड़ी था इसने विद्रोह किया था। आगे देखेंगे 24 बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अगस्त 1905, 20 जुलाई 1905, 6 अक्टूबर 1905। तो बंगभंग आंदोलन हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो ये कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हुए थे इसके विरोध में, बंगभंग आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो ये जो बंगभंग आंदोलन हुआ था बिहार में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो इसको संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में याद रखना है। राखी बंधन के दिवस के रूप में मनाया गया है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और ये बंगभंग आंदोलन के दौरान हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 55-56, 80-90 या फिर 1913-14? तो 4 ऑप्शन है। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। 26 राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का जो अनुरोध किया था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, सिंपल है। लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये चंपारण आने के लिए आए थे, महात्मा गांधी आए थे चंपारण, महात्मा गांधी। ठीक है, चंपारण आए थे कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कहाँ आए थे? बिहार के चंपारण में आए थे, और चंपारण आंदोलन से यह प्रसिद्ध हुआ था तिनकटिया प्रथा के विरोध में। ये भी, इसको भी आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं। तिनकटिया जो नील विद्रोह जिसे भी कहा जाता है, खास करके 20 कट्ठे में से 17 कट्ठे, 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकटिया विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो किस अधिवेशन में किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था, जो कि 1916 ईस्वी में ये लखनऊ अधिवेशन किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसी में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिए थे, खास करके चंपारण आने का। तो चंपारण में जब आए थे महात्मा गांधी तो यहाँ पे चंपारण आंदोलन हुआ था किसानों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक हैं सर सैयद अहमद। पटना कब आए थे ये ध्यान देना है। देखिए हर क्वेश्चन पे ध्यान से हम क्या बोले कि संदर्भ जो है बिहार जरूर रहेगा या रहे, याद रहे, तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर आप बनाएं। 1821 ईस्वी, 23 ईस्वी, 1827 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से तो आप जान गए कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद है। तो यह पटना कब आए थे? तो 1821 ईस्वी में आए थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? 7, 8, 9, 10 पंचायत से क्वेश्चंस होंगे, ये एकदम संभव है। ठीक है, पंचायत के क्वेश्चंस होंगे।
तो हर स्थिति के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप जरूर पढ़ें। पंचायत समिति को अच्छा से डिटेल से पढ़ लें, थोड़ा सा क्वेश्चन जो एराइज होते हैं उससे प्रैक्टिस करें। तो ये पंचायत समिति में जो अस्थायी समिति जो होते हैं ये 7 की संख्या में होते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत है, कब लागू किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, किस अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ने हैं। इसकी बैठक कब होनी चाहिए, साल में कितनी बैठकें होती है, महीना में कितनी बैठकें होती है। ठीक है, कौन किसको त्याग पत्र देता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ढेर सारी चीजें जो डिटेल्स में उसे जरूर याद करें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1950, 1951, 1952, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है ये 1952 ईस्वी में की गई है और 2 अक्टूबर, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये शुरू की गई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी को। क्वेश्चंस कहता है किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम की बात यहाँ पे हो रही है, 400, 500, 550, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कितनी हो सकती है अधिकतम? 500। विधानसभा में 500 से अधिक अभी अधिकतम संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 500 इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कहाँ है? यूपी में है। ये भी आपको याद रखने हैं। सबसे अधिकतम कहाँ है? यूपी में है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। 500 अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1991, 92, 1993, उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 1993 ईस्वी में पारित किया गया था, 1993। क्वेश्चन आगे कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको पता है कि बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। अब ये आपको बताना है कि किशनगंज किस क्षेत्र में है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा तो ध्यान में रखना है किशनगंज में। किशनगंज किधर है? तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। किशनगंज किधर है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। तो ये इस तरह से अगर आप याद रखेंगे संभवतः बना लेंगे। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? चट्टान यहाँ पे पूछा जा रहा है। टर्शियरी, क्वाटरनरी, विन्ध्यन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिमालय के तराई क्षेत्र जो है उसमें जो चट्टानें पाई जाती है ये टर्शियरी किस्म के चट्टानें होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछ रहा है यहाँ पे। संभवतः जल्दी नहीं पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चंस में आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी हम लोग 2011 की जनगणना ही पढ़ रहे हैं क्योंकि 2021 का जनगणना नहीं आया है। तो जो भी क्वेश्चन एराइज होंगे वो 2011 की जनगणना को देखते हुए ही होंगे। अब यहाँ पे देख लें 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 45 लाख, 10 करोड़ 42 लाख, 10 करोड़ 47 लाख, 99,452, 88,332, 88,752, 87,826। तो ये है 2011 की जनगणना बिहार की। तो कौन सा है ये आपको पता लगाना है। तो आप देखिए एक ट्रिक याद रखिए, पूरा याद नहीं रहेगा तो इतना याद रखिए जिसके अंतिम में 452 आवे। अब यहां भी फंस सकता है मामला, तो 99 याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452 ये है बिहार की जनसंख्या 11 के अनुसार। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, यानी कि जिसको कैटालाइजिंग बोला जाता है, उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बैक्टीरिया है, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन्स है। तो बैक्टीरिया इससे कोई मतलब नहीं रखता है, डीएनए इससे कोई मतलब नहीं रखता है, प्रोटीन्स भी इससे कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये जो जैविक सिस्टम होता है इसमें रासायनिक प्रक्रिया को, प्रोसेस को तेज करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम्स उत्तरदायी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण, खून जो साफ करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस, पैरालिसिस। तो ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये किडनी में की जाती है, जिसे और डायलिसिस के नाम से जाने जाते हैं, डायलिसिस के नाम से जानते हैं। ये किडनी में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया है एक। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? एक है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। 4 ऑप्शन है आपके। देखिए ये मोटर जो होता है, ध्यान से देखें, मोटर अधिकतर जितने भी यंत्र होते हैं मोटर लगे होते हैं। तो मोटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है कौन? मोटर। ये ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ये टरबाइन या फिर डायनेमो ये क्या करता है? बिजली लेता है तो करता क्या है? ठीक है, बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ये क्या करता है? बस इसका उल्टा कर दीजिए। टरबाइन या फिर डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में से कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा लेके विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मैकेनिकल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। और चलिए आज का 38वां नंबर सवाल देखेंगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो आपको बताना है कि जो वाहन से निकलती है प्रदूषित गैस वो क्या कहलाती है। आसान है, सब लोग इसको कर लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये प्रदूषित गैस है जो कि वाहनों से निकलता है। चलिए, डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हिंट दे रहा है आपको। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हास्य गैस के रूप में है। डॉक्टर उसको एंथेसिया के रूप में यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो ये बताना है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसका क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। 40 नंबर क्या कहता है? 40 कहता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे बनते हैं ये आपको पता होगा। 2, 4, 6, 8 ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या अगर निकालना रहे तो क्या करना पड़ता है? इसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो परमाणु संख्या है, सॉरी हाँ, इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं। चलिए, हाइडेस्पीज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? युद्ध का नाम हाइडेस्पीज इसे बोला जाता है। सिकंदर पोरस, सिकंदर धनानंद, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, एक है डेमेट्रियस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में। और सिकंदर का समकालीन जो उस समय युद्ध हो रहा था, उस समय राजा कौन था? धनानंद था। याद रखना है इस चीज को। चलिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 543 का चुनाव होता है और +2 का जो ये होता है एंग्लो इंडियन, इसको लोकसभा में मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद का नाम बताना, 324, 328, 331, 330। तो ये 4 ऑप्शंस में से इसका सही जवाब हो जाएगा 331, जो कि 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है। चलिए 43 देखेंगे। जब वर्षा त्वरित झंझा के साथ होती है तो वर्षा का जमा किया जल कैसा होता है? शुद्ध जल होता है, अम्लीय जल होता है, क्षारीय जल होता है, विद्युतीकृत जल होता है। तो संभवतः यह अम्लीय जल के रूप में होता है। इसे थोड़ा सा, ठीक है, तो ये वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में जानी जाती है। वो प्रथम बायोटेक कंपनी का नाम बताना है, भारत की बताना है, जो कि भारत में रेबीज टीका बनाया था। रेबीज टीका का आविष्कारक की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे लुई पास्चर कहा जाता है। लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर था, इसने बनाया था। लेकिन ये बताना सांता बायोटेक, भारत बायोटेक, बायोसोर्स बायोटेक, कौन बायोटेक है? तो भारत बायोटेक इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि रेबीज का टीका बनाया था भारत में सबसे पहले। क्वेश्चन से निम्नलिखित किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी एसिटिलीन। तो सर्वाधिक ताप की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शंस टिक करने होंगे। ऑक्सी हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है इसका सर्वाधिक ताप होता है। ठीक है, चलिए जैव आवर्धन सामान्यतः किन से प्रकट होता है? ध्यान से आप देख लें, विटामिन है, खनिज है, शर्करा है, पीरकनाशी है। तो पीरकनाशी जो होता है
यही इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे जैव आवर्धन। ठीक है, आगे देखेंगे मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मृदा अपरदन जानते होंगे, मृदा मिट्टी को बोला जाता है, अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सस्यावर्तन, वेदिकाकरण, ह्यूमस पुनर्स्थापन, परती छोड़ना। तो ये वेदिकाकरण कहलाता है, तो इसे जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। पुस्तक का नाम है द इन्वेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस, किसने लिखी है। अमित चौधरी, जोया हसन, सलमान रुश्दी या फिर बिलास सारन। ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब सलमान रुश्दी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सलमान रुश्दी, जो कि द इन्वेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस लिखी है। आज का 49 नंबर सवाल देखेंगे, भारत का अंटार्कटिका में स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र किस नाम का है, ये बताना है। ये अंटार्कटिका में स्थापित है, तीसरा है भारत का, हिंद है, अक्षय, भारतीय, इंद्रप्रस्थ है। तो इसका सही जवाब भारत है। और एक और मैत्री जो कि अभी फिलहाल ये भी कार्य में है, तो भारती और मैत्री। ठीक है, याद रखना है। अगला देखेंगे, किस अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति कौन निर्धारित करता है। किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति कौन निर्धारित करता है। सरकार है, कोष है, सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है। तो ये सेंट्रल बैंक हो जाएगा जो कि मुद्रा निर्धारित करता है, पूर्ति निर्धारित करता है, जैसे कि यहाँ आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्न हुए। कैसे लगे वीडियो या फिर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा था, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर इसे और हाई किया जाए तो भी बताएं। हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस लो से मीडियम रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। हाँ, 5-10% प्रश्न हो सकते हैं हार्ड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब हार्ड ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करने हैं। ठीक है, खास करके प्रैक्टिस सेट रोजाना लगाना है। दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक शेयर जरूर करें।